अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। होपफुली एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। भाई एक अच्छी खबर है, एक अच्छी खबर क्या, बहुत सी अच्छी खबरें हैं और कुछ टेंशन वाली खबरें हैं जो इर्द गिर्द चल रहा है, वो तो आप सबको पता ही है, महंगाई और दीगर मसाइल। लेकिन अदरवाइज क्रिकेट से एक अच्छी खबर आई है कि बहुत सालों बाद ऑस्ट्रेलिया ने टूर ऑफ पाकिस्तान का ऐलान किया है, जो अगले साल, अब तो साल ख़त्म ही होने वाला है वैसे, एकदम देखें और सोचें तो पता नहीं लगता कि 2021 इतनी जल्दी गुजर गया। ऑलरेडी इट्स नवंबर एंड देन दिसंबर एंड देन 2022। खैर, उस टूर के बारे में हम बताएंगे आपको। वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। लेकिन एक और मुस्बत खबर ये है कि 13 माह बाद पाकिस्तान में कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस हैं ना, उनकी शरह 1% से नीचे गई है, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़। और इतने अरसे बाद हमें ये फिगर्स देखने को मिल रहे हैं। 0 पॉइंट समथिंग हमारी है पॉजिटिविटी रेट, और केसेस मजमूई तौर पर 400 के रिपोर्ट हुए हैं। 42,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए हैं। मुल्क भर में 11 अफराद का भी कोरोना से इंतकाल हुआ है। सो दुआएं हैं, कोशिशें हैं, सर्टनली इसमें हुकूमती कोशिशें, आवाम की कोशिशें, जो बहुत ज़्यादा तो एहतियात नहीं की, लेकिन फिर भी लोगों ने कोऑपरेट किया, एहतियात की, और अब ऑलमोस्ट 53% हमारी जो आबादी है वो वैक्सीनेट हो गई है। और अब इसमें इजाफे के साथ साथ ये सूरत हाल और बेहतर हो जाएगी। तवक्को तो यही है कि दिसंबर और उसके बाद अगले साल के अवाइल तक 70% आबादी जो है वो वैक्सीनेट हो जाएगी। जब तक 75 से 80% या एटलीस्ट 70% आबादी वैक्सीनेट नहीं होती, तब तक हम हर्ड इम्यूनिटी उस तरह से, जो हमारे पास माहिरीन हैं वो यही बताते हैं, नहीं अचीव कर सकते। और कहीं गुज़श्ता रोज़ एक नए वेरिएंट की भी खबरें आ रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। जो आज सूरत हाल सामने आई है, और कोशिश हम सबको यही करनी चाहिए, और दुआ और तदबीर भी यही करनी चाहिए कि ये इसी तरह चीज़ें अंडर कंट्रोल रहें। इसलिए क्या करना है, आपने अपने आप को, इन केस यू आर नॉट वैक्सीनेटेड, ये मुफ्त टीका है जो हुकूमत की तरफ से लगाया जा रहा है। ये हमारे लिए, आपके लिए हुकूमत की कोशिश है। इस कोशिश को हम बारहा सराहते भी हैं, और इस कोशिश से, इस सहूलत से आप फ़ायदा उठाएँ, इससे इस्तिफ़ादा करें, और ये मुफ्त टीका जाकर लगवा लें। और एहतियात करें, जब रश वाली जगहों पर पर्टिकुलरली जा रहे हों तो मास्क पहने और अपने हाथों को घर आकर वापस लाजमी साफ करें बिफोर ईटिंग और डूइंग एनीथिंग और टचिंग एनीथिंग। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं विद दिस। बाय द वे, हुमा इज़ इन लाहौर टुडे एंड शी विल बी जॉइनिंग अस बैक फ्रॉम टुमारो। सो इन केस मैंने कहा मुझे ट्वीट्स आएंगी, फिर आप पूछेंगे हुमा कहाँ है, तो मैं एक ही दफ़ा सबको बता दूँ यहाँ पर। सॉरी, इट वाज अ लिटिल मेस्ड अप, क्योंकि मेरे पास एक वो चीज़ होती है आगे पीछे करने वाली, वो है नहीं अभी यहाँ पे। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास वैसे ही बहुत सी बातें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। सो लेट्स बिगिन। T20 वर्ल्ड कप में जनाब शानदार कामयाबियों का सिलसिला हमारा जारी है, और साथ ही क्रिकेट शायकीन को एक और खुशखबरी मिल गई है कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने एक्चुअली 24 ईयर्स, 24 साल बाद पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया है, और दौरे का स्केड्यूल भी PCB ने जारी कर दिया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 मैच की सीरीज अगले साल मार्च और अप्रैल में खेली जाएगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच नेशनल स्टेडियम कराची में 3 मार्च को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी मरतबा 1998 में पाकिस्तान का दौरा किया था, और अब तवील इंतजार के बाद बिल आखिर ऑस्ट्रेलिया ने दौरे का ऐलान किया, तो पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन में खुशी की लहर दौड़ गई है। और कहा यह जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के ऐलान से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान का दौरा मनसूख करने के अपने फैसले पर नज़रसानी करेंगे। लेट्स सी क्या होता है। सोशल मीडिया पर वेलकम टू पाकिस्तान का ट्रेंड चलना शुरू हो गया। जब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने दौरा पाकिस्तान मनसूख किया था, तो चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने कौमी टीम को यही मशवरा देकर हौसला बढ़ाया था कि शानदार परफॉर्मेंस से खुद को बेहतरीन टीम के तौर पर मनवाएं, ताकि बड़ी बड़ी टीमें खुद दौरा पाकिस्तान करने की ख्वाहिश जाहिर करें। लगता यही है कि T20 वर्ल्ड कप में शाहीनों ने ज़ोरदार परफॉर्मेंस दिखा कर ये टारगेट हासिल कर लिया। टू बी ऑनेस्ट, एटलीस्ट मुझे ये लग रहा था कि जब रमीज़ राजा साहब की बात कर रहे थे, तो प्रॉब्लली लड़कों पर ज़रा बिला वजह प्रेशर आएगा कि जनाब अब हमारे पास टीमें नहीं आ रही हैं, तो हम आउट क्लास करते हैं सबको। लेकिन भाई इस एडवाइस का, इस प्रेशर का बड़ा ही मुस्बत असर हुआ है, और जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमारे सामने हैं। सो एक्सपर्ट ही होता है। आई एम श्योर कि वो जिम्मेदारी जो संभाल रहे हैं वो बेहतरीन अंदाज में संभाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि भाई हम अपनी परफॉर्मेंस दुनिया को दिखाएंगे कि आपको हमारे पास आकर खेलना पड़ेगा। कौमी टीम 11 नवंबर को कैंगरूज का सामना करेगी, और उम्मीद यही है कि कौमी टीम सेमीफाइनल में जीत का तसलसल बरकरार रखेगी। अभी सेमीफाइनल जो है आपको पता ही है, बस इट्स अराउंड द कॉर्नर, और टेंशन भी है, साथ साथ एक्साइटमेंट भी है।
लेकिन वॉट एवर द आउटकम इज, इंशाल्लाह द आउटकम इज गोइंग टू बी ग्रेट। जैसे हमने 5 जीते हैं मैचेस, ये छठा भी जीतेंगे और उसके बाद 7वां भी जीतेंगे। लेकिन कुछ भी खेल में हो सकता है, और कुछ भी खेल में हो, हमें अपने अपने लड़कों पर, अपनी टीम पर, हमें अपने प्लेयर्स पर फख्र है कि जो उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ओवरऑल इस टूर्नामेंट में दिखाई है, भाई माशाल्लाह नज़र न लगे। सो इंजी भाई हमारे साथ हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। थैंक यू इंजी भाई फॉर योर टाइम, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। अब बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस कर दिया है कि वो अपनी टीम भेज रहे हैं फाइनली 24 साल बाद। बड़ी खुशी की खबर है, खुशाइंद बात है पाकिस्तान के लिए। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव भी आज पाकिस्तान आ रहे हैं, प्रॉब्ली वो चीज़ों का जायज़ा लेंगे। क्या आपको लग रहा है, अब मोमेंटम बन रहा है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कारकर्दगी के बाद? सब तरफ से ऐसा लग रहा है कि मुस्बत खबरें सामने आ रही हैं। ये बड़ी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए, इसलिए कि अभी जिस तरह न्यूजीलैंड ने किया था या इंग्लैंड ने किया था, उन्होंने भी बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि वो सही नहीं कर सके। तो अब देखना कि ऑस्ट्रेलिया के बाद है ना, इन टीमों ने भी आना है पाकिस्तान। और अब मैं ये कहूँगा, थोड़ी सी मेरी इस पर वो है कि अब जिस तरह ये कि जी वनडेज़ के लिए आ रही हैं या T20 के लिए, अब पूरी सीरीज़ के लिए आए कोई भी टीम आए ना, और अब सिर्फ हम एक शहर में नहीं खेलना चाहिए हमें कि जी हम कराची में खेल रहे हैं या लाहौर में खेल रहे हैं। इस्लाम जिस तरह पहले खेलते थे मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो ये पाकिस्तान को इस तरह करना चाहिए कि अब हमारे पूरे पाकिस्तान में ना उनको दिखाएंगे कि जी हमारे पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट हो सकती है। बल्कि ये PSL भी हो, तो PSL के सारों से पहले हमें ना लोगों को दिखाएं, पूरे दुनिया को, कि जी हम अपना PSL पूरे पाकिस्तान में करवा सकते हैं। कम से कम 4 से 5 वेन्यू पे होना चाहिए, जिस तरह पहले सीरीज़ होती थी। तो अब ये कि दरवाजे खुल रहे हैं हमारे लिए। पहले श्रीलंका, जिम्बाब्वे वगैरह आती रही थी, अब ये बड़ी टीमें कि जी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अब ये इंशाल्लाह सारी आके खेलेंगे। हमें फुल फ्लेज सीरीज़ खेलनी चाहिए इनके साथ। अच्छा, अब दरवाजे खुल रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरवाजे खुले हैं वर्ल्ड कप में भी, और हम पहुंच गए हैं सेमीफाइनल में, जहां पर हमारा मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया से। क्या मशवरा है आपका सेमीफाइनल के लिए टीम को? देखिए, बिल्कुल सारों से पहले ना पाकिस्तान को अपने जहन से ये चीज़ निकालनी होगी कि हम सेमीफाइनल खेल रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जी सेमीफाइनल हो, फाइनल हो, जो भी मैच हो, वही बॉल है, वही बैट है, कोई चीज़ चेंज नहीं होती। आप जिस मोमेंटम के साथ खेल रहे हैं, आप सिर्फ इसको कंटिन्यू करें। अगर आपने ये वाला प्रेशर ले लिया ना कि जी हम ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं, अब हम सेमीफाइनल खेल रहे हैं, कोई चीज़ ख़ास करेंगे। पाकिस्तान ने, सारों ने अभी तक देखा कि इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है कि जी हर शोबे में कि जी टॉप ऑर्डर से लेके लोअर ऑर्डर तक, और बॉलर्स ने भी, स्पिनर्स ने भी, फास्ट बॉलर्स ने भी, बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान की टीम है ना इस तरह ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रही है। तो मेरे ख्याल में सिर्फ पाकिस्तान को इस मोमेंटम को कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, कोई ख़ास चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा इंजी भाई, ये बड़ा मुफीद मशवरा है, एक्चुअली बड़ी सिंपल बात है, लेकिन इसी बात को जहन से निकालना प्रॉब्लम सबसे मुश्किल भी हो सकता है कि वो प्रेशर ना लिया जाए कि जनाब हम सेमीफाइनल खेल रहे हैं या इसके बाद हमने फाइनल तक पहुंचना है, ये मैच डू एंड डाई है। अगर हम ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप की बात करें, तो हमारे कौन कौन से बैटर्स हैं आपको लगता है जो की रोल प्ले कर सकते हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? देखिए, ये बाबर आजम है ना, हमारी पूरी बैटिंग में ना की रोल हमेशा वो अदा कर रहा है पिछले 2-3 साल से। और मैं एक बात आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं कि कल जो सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियन सारे फास्ट बॉलर्स ने शुरू में ही बाबर आजम पे हमला करना है, क्योंकि जो इनका मेन बैट्समैन है, इसको हमें ना डैमेज करने की कोशिश करें, कि आउट करने की कोशिश करें, ताकि ये डिमोरलाइज्ड हो। ये ऑस्ट्रेलियन की प्लानिंग होती है। सो यहाँ जितना बड़ा प्लेयर होता है बड़ा मैच में, वो उतना बड़ी परफॉर्मेंस देता है। तो बाबर आजम का ना स्कोर करना ना बहुत ज़रूरी है, कि सिर्फ अगर अभी तक देख लेंगे कि जो हमारी पूरे वर्ल्ड कप में स्ट्रेंथ रही है ना, वो दोनों ओपनर रहे हैं, क्योंकि ये आपको प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। बेशक हालांकि वो थोड़ा सा स्लो होता है, मुझे इस पे इतराज़ है, लेकिन दूसरे लोअर ऑर्डर उसी प्लेटफॉर्म पे ना आके परफॉर्मेंस देते हैं। तो इन दोनों की, बाबर की और रिजवान की दोबारा से पार्टनरशिप लगना ना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सोफ़ा ये याद रखें कि अभी तक हमारी जो सी मिडिल ऑर्डर बैटिंग है, वो पहले 6 ओवर में टेस्टेड नहीं हुई, क्योंकि ये अभी तक उनकी बारी नहीं आई हुई, तो ये मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए बाबर का और रिजवान का जो सा परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जब भी पाकिस्तान T20 खेला या UAE में खेला है, तो आपके स्पिनर्स ने मेन रोल अदा किया है। इमाद वसीम,
शादाब और हफीज़, इनका रोल बहुत ज़्यादा अहम है अगर पाकिस्तान ने ये वाला मैच जीतना है। ये तो आपने ज़बरदस्ती हमें समराइज़ कर दिया। इमाद वसीम, शादाब और हफीज़ बॉलिंग लाइनअप में स्पिनर्स बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकते हैं, और बाबर और रिजवान जो हमारी रीढ़ की हड्डी शुरू से रहे हैं, उनको इस मरतबा भी परफॉर्म करना होगा, क्योंकि मिडल ऑर्डर एज सच हमारा एक्चुअली एक्सपोज्ड नहीं है इनिशियल 6 ओवर्स में। बहुत शुक्रिया आपका इंजी भाई। वी गोना टॉक अबाउट मोर ऑन क्रिकेट, लेकिन उससे पहले जनाब एक ऐसी बात जिसमें बात होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपको याद होगा, सभी ने देखा है, 126 दिन का धरना दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धांधली के ख़िलाफ़, और उसमें उनका मौक़िफ़ यही था कि जनाब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, और वो जो 4 हक़ों की बात होती थी कि वो खोले जाएँ, और बारहा वो ये बात दोहराते थे कि जनाब यहाँ पर मुबैना तौर पर धांधली की गई है। लेकिन उसके बाद एक ऐसी जमात जिसने एक तवील जद्दोजहद की हो, जिसका बयानिया यही रहा हो कि उनको धांधली के ज़रिए हराया जाता रहा हो, जब उस जमात के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट सामने आती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, NA-75 डस्का पे जो रिपोर्ट आई है वो चौंका देने वाली भी है और परेशान कुन भी होनी चाहिए हुकूमती जमात के लिए कि आपका तो मौक़िफ़ ही यही था, और अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप ही लोग एक मुनज़्ज़म धांधली के तहत ये इलेक्शन रिग करने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डस्का इलेक्शन की तहकीकाती रिपोर्ट जो जारी कर दी है, वाज़ेह हो गया है कि ज़िमनी इलेक्शन में बाकायदा मनसूबा, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि बाकायदा प्लानिंग के तहत ये ऑर्गेनाइज्ड धांधली करवाई गई थी। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि इंतखाबी अमल में हेरा फेरी के लिए AC हाउस में इजलास बुलाए गए, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस मोहम्मद इकबाल, डिप्टी सेक्रेटरी अली अब्बास के अलावा वज़ीर आला पंजाब की उस वक्त की मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान साहिबा भी मौजूद होती थीं। रिजाइडिंग अफसरान को डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस ने वोटिंग का अमल सुस्त करने और शहरी इलाकों में वोटिंग की शरह 25% से ज़्यादा ना होने देने की हिदायत की। प्रिजाइडिंग अफसरान बाकायदा प्लानिंग के तहत गायब हुए। रिपोर्ट के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसरान के मोबाइल फ़ोन्स बंद करके गैर मुतल्लका अफराद से मुलाकातें करवाई गईं। अगवाकार का किरदार अदा करने वाले पुलिस ने ख़वातीन प्रिजाइडिंग अफसरान से बदतमीज़ी भी की। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने रिपोर्ट ही को हक़ाइक़ के बरक्स करार दिया। ये सारी बातें जो इस रिपोर्ट में कह रही हैं, ये बातें सुनने के साथ साथ आप वो 126 दिन का धरना और इमरान खान साहब की तकरीरें ज़रूर जहन में रखिएगा जो वो धांधली के ख़िलाफ़ करते रहें। क्या आप AC हाउस में या फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में उन मीटिंग्स का हिस्सा थी जहां पर ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आई कैटेगरी डिनाई दैट, बिल्कुल नहीं। और अगर इनके पास कोई सबूत है, अगर किसी जगह पे ये समझते हैं, तो 133 की रिपोर्ट में एक एक शख्स के किरदार को उन्होंने इंटरलिंक किया कि किसने कहां क्या रोल प्ले किया। अच्छा। तो डॉक्टर फिरदौस का नाम सिर्फ रिपोर्ट को हाईलाइट तो डॉक्टर साहब आप मुझे बताइएगा के लिए इसमें डाला गया। तो डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का मौक़िफ़ तो आपने सुन लिया। उन्होंने इस रिपोर्ट की तरदीद की है कि ये हकीकत के बरक्स है। अब इलेक्शन कमीशन ने की रिपोर्ट जो है वो डस्का इलेक्शन के मामले पर अपोजिशन जमातों के अंदाज़ों को भी दुरुस्त साबित कर दिया है। इसने नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकन अब्बासी ने एक्चुअली डस्का इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट पर अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है अदलिया से। उन्होंने क्या कहा इस मौके पर, सुनिए ज़रा। एक हुकूमत साजिश करके जब इलेक्शन चोरी करे तो फिर मेरी नाकस राय में आर्टिकल 6 लगता है। आज अगर हमारी अदलिया मुल्क के लिए कुछ करना चाहती है तो आज उसका इम्तिहान है। इस रिपोर्ट को मंगवाएं। मुल्क में जो निज़ाम है जिसकी बुनियाद इलेक्शन होता है उस पर डाका डाला जा रहा है। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट आला अदलिया का काम नहीं है कि इस मामले का नोटिस ले? इलेक्शन कमीशन की ताज़ा रिपोर्ट सर्टनली वज़ीर आज़म इमरान खान के दावों और PTI के शफाफ इंतखाबात के बयानिए के बिल्कुल ही उलट है। मतलब वो जमात जो धरना दे के आई है, जो एहतजाज करती रही है, जो सड़कों पर निकली है मुबैना धांधली के ख़िलाफ़, अगर वही बरसर इक़्तिदार हो और इलेक्शन कमीशन कह दे कि NA-75 डस्का में आप लोग मुनज़्ज़म धांधली करने की कोशिश करते रहें, कोशिश क्या करते रहें, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि मुनज़्ज़म धांधली की गई है, तो फिर तमाम बातों और तमाम जो इससे पहले दावे किए गए हैं उनमें क्या वज़न रह जाता है या उनकी क्या हैसियत रह जाती है। और वो जो बुनियाद है जमहूरियत की, शफाफ इंतखाब,
उस पर भी सर्टनली सवालात उठते हैं। मुनीब फारूक सीनियर प्रोग्राम एंकर हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुनीब। डस्का जो ज़िमनी इलेक्शन है, इस पर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में बड़े ही चौंका देने वाले इंकशाफात भी सामने आए हैं। बताया गया है कि किस तरह से रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, एक डिटेल दर्ज है, और किस तरह से हुकूमती जमात ने अपने हक़ में ये तमाम सिस्टम जो है इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की। फिरदौस आशिक अवान साहिबा का भी नाम सामने आ रहा है। वो तो ऑल्दो तरदीद कर रही हैं, लेकिन ओवरऑल हुकूमती जमात के लिए आपको क्या लगता है, ये डैमेजिंग हो सकता है या इट वुड बी रश्ड अंडर द कार्पेट एज वेल? देखिए, डैमेजिंग तो यकीनी तौर पर है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती रही है कि वो इलेक्शन में फेयरनेस चाहते हैं और उसी के लिए उस ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए वो इंतखाबी इस्लाहात लाना चाह रहे हैं। लेकिन जो उस ज़िमनी इंतखाब में किया गया और करने की कोशिश की गई, उससे तो जाहिर होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उसी तरह की पावर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जो कि कोई भी आमतौर पर हुक्मरान जमात करती है। लेकिन जिस बेदर्दी से किया गया, आमतौर पर रिवायत है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट्स होती हैं वो कोशिश करती हैं इन्फ्लुएंस करने की इलेक्शंस को, लेकिन जो बदतरीन प्रेसिडेंट इस बाई इलेक्शन में, जो दस्का के बाई इलेक्शन में इख्तियार किया गया, उसकी मिसाल शायद हमारी इंतखाबी तारीख में नहीं मिलती। कि जो बैलेट बॉक्सेस हैं, ना सिर्फ उनको डिस्लोकेट किया गया बल्कि जो पोलिंग स्टाफ है उसको उठा लिया गया। फिर एक पूरी, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की उस 133 सवाल पर जो मुश्तमिल रिपोर्ट है उसके अंदर बड़ा एलैबोरेट किया गया है कि किस तरह से इलेक्शन स्टाफ को वहां से हटाया गया और फिर उनको किसी मखसूस जगह पर रखा गया, और उसके अंदर फिर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके लोग शामिल थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ लोग थे वो शामिल थे, और इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। तो एक बहुत बड़ा सेटबैक तो है। हाँ ठीक है, अगर उसको कोई एक्सेप्ट ना करे और यही कहे कि जी नहीं हम इसको चैलेंज करेंगे और हम ये करेंगे और वो करेंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन की पोजीशन यहाँ बड़ी वाज़ेह थी। उन्होंने इंक्वायर किया और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद, थॉरो इन्वेस्टिगेशन के बाद, ये रिपोर्ट बहुत डैमनिंग है सिटिंग गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और बड़ी तफसीली रिपोर्ट मुरतब की गई है। मुनीब, वज़ीर आज़म का मौक़िफ़, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ इंतखाबी धांधली पर बड़ा वाज़ेह रहा है। 2014 में उन्होंने 126 दिन का धरना भी दिया था। हम बारहा इस बात को दोहरा रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है वो एक तारीख़ी हैसियत रखता है धरना, और वो प्राइमरली मुबैना धांधली के ख़िलाफ़ था। 4 हल्के खोलने की वो बात जो करते थे, लेकिन अब जो हक़ाइक़ हैं वो तो लिटरली उसी धरने को मुँह चढ़ा रहे हैं। अब डस्का इलेक्शन की तहकीकाती रिपोर्ट के बाद आपको नहीं लगता वज़ीर आज़म को ख़ुद तहकीकात का ऐलान करना चाहिए? क्योंकि वो वैसे करप्शन की बहुत बात करते हैं और ये भी कहते हैं कि अगर बरतानिया में किसी पे करप्शन का इल्ज़ाम लग जाए तो वो हाउस में नहीं आ सकता, उसे मीडिया में कोई बुलाता नहीं है। तो इससे बड़ी करप्शन की क्या इल्ज़ाम वाली बात होगी जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है अपनी रिपोर्ट में? देखिए, करना तो वज़ीर आज़म को बहुत कुछ चाहिए। पहले तो चंद सवालात के जवाब देने चाहिए। उनके ज़ेरे इंतज़ाम पूरी एक जमात है और उस जमात की हुकूमत पंजाब के अंदर भी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस हुकूमत के ताबे थी। सवालात तो बहुत हैं और उनके जवाब सामने आने चाहिए, लेकिन वो जवाब आएंगे नहीं, क्योंकि शायद बहुत आसान होता है जब आप अपोजिशन में हो, आप उसूल की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ या प्रोसीजर की बात करते हैं। जब आप हुकूमत में होते हैं तो तमाम तरह का रूल ऑफ लॉ या प्रोसीजर वो सिर्फ बाइंडिंग होता है आपके ताबे जो लोग हैं उनके ऊपर, या ख़ास तौर पर आपके सियासी मुखालफिन के ऊपर। ये एक बदकिस्मत तारीख रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये कर रही है और उसके नतीजे में सब कुछ सामने आ रहा है तो मेरे लिए कोई हैरानगी की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त उतनी अच्छी या बुरी जमात है जिस तरह की बाकी जमातें हैं। और जो डिस्प्ले ऑफ पावर किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, याद रखिए कि उनकी हुकूमत है पंजाब के अंदर, और जो कुछ फिर हुआ वो ये तो नहीं कह सकते कि वहाँ कोई आसमानी मखलूक आ गई थी और उसने ये सब कुछ कर दिया। बाय डिज़ाइन हुआ, and somebody has to be held accountable for it. Somebody has to take the responsibility। खुद से तो इनको कोई, किसी ने तो कहा था गायब हो जाए या गायब कर दिए गए जितने अफसरान की बात हो रही है। अब उन्हीं इस इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को सर्टनली इसमें ऑफिशल्स की मिली भगत का भी जिक्र किया गया है। आम इंतखाबात के लिए इसकी कोई अहमियत है, आने वाले आम इंतखाबात के? देखिए, जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं वो उनकी अहमियत ज़रूर है, और मेरे ख्याल में ट्रैकिंग डिवाइसेस का भी जिक्र किया गया है, ट्रैकिंग ब्रेसलेट का भी इसके अंदर रिकमेंडेशंस के अंदर जिक्र किया गया है। अगर इलेक्शन कमीशन वाकई ये इंश्योर कर देता है कि ऐसा कुछ हो पाएगा अगले इंतखाबात के अंदर, तो फिर तो अच्छी बात है, इम्प्रूवमेंट हो सकती है कुछ ट्रांसपेरेंसी के अंदर। लेकिन जब तक जो निगरान हुकूमतें हैं वो एम्पावर्ड नहीं होंगी उस हद तक कि वो इलेक्शन को साफ शफाफ बनाएं, इलेक्शन में बैरूनी मुदाखलत नहीं होगी, और जब तक
इलेक्शन कमीशन उतना बाइख्तियार नहीं होता जितना कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में है। जब तक उतना इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं होता ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शंस, हम ये चीज़ शायद नहीं कह सकते विद फुल कॉन्फिडेंस कि इलेक्शन में वो शफाफियत आ सकती है जो कि दूसरे ममालिक के अंदर आती है। लिहाजा अलॉट नीड्स टू बी डन, लेकिन इट्स अ वेरी गुड स्टेप बाय द इलेक्शन कमीशन और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी तरफ से कि उन्होंने एक केस था, उसको टेस्ट केस बनाया, उसको इन्वेस्टिगेट किया। और याद रखिए कि इलेक्शन कमीशन की जो पोजीशन थी इस हल्के के अंदर दोबारा बाय इलेक्शन कराने की, ना सिर्फ वो इलेक्शन कमीशन का फैसला था बल्कि उसे एंडोर्समेंट मिली सुप्रीम कोर्ट से। तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल विंडिकेट हुआ अपने हर फोरम के ऊपर। लेकिन एट द एंड ऑफ द स्टोरी महाजराई बढ़ जाएगी, आपको लगता है, हुकूमती जमात और इलेक्शन कमीशन में जो पहले ही चल रही है? देखिए ऑलरेडी एक माहौल तो बन गया है और बाय डिज़ाइन ही हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है। और जो इल्ज़ामात सिटिंग वफाकी वज़रा की जानिब से लगाए गए वो भी बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक थे, क्योंकि सिटिंग गवर्नमेंट्स इस तरह नहीं करती। हम तो माजी के अंदर भी कहते रहे कि अगर आप सिटिंग गवर्नमेंट्स इदारों के ऊपर इस तरह की इल्ज़ामात लगाएं और नेम कॉलिंग करें तो फिर तो कुछ रह ही नहीं जाता, फिर तो इदारे भी तबाह हो जाते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी भोंडे इल्ज़ामात लगाए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर और इलेक्शन कमीशन पर। Either they take them back and apologize to the election commission, or they should be ready to face the music, क्योंकि nobody should be above the law। और हर एक को फिर भरपाई करनी पड़ेगी उस नुकसान की जो कि उसने कौमी इदारे को पहुंचाया। ऑलराइट, थैंक यू मुनीफ फारूक हमारे साथ मौजूद थे। कमिंग बैक टू क्रिकेट, आपको पता है ना हम ये स्विच कर रहे हैं, क्रिकेट, सियासत, इन्फॉर्मेशन, कुछ और दीगर खबरें और फिर दोबारा से क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट इज़ अ मस्ट दीज डेज। भाई जब पाकिस्तानी टीम इतने अच्छा परफॉर्म कर रही हो और हमारे हमसाए जो हैं जो अपने आप को सूरमा समझते थे और क्या कुछ नहीं जानते थे, अब उनका वापसी का सफ़र आई गेस शुरू होकर आधा गुजर भी गया होगा। तो ज़रा कल उनके मैच पर भी नज़र डाल लेते हैं। आखिरी मैच था जनाब सुपर 12 मारेले का भारत और नामीबिया का, जिसमें भारत ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और 9 विकेटों से शिकस्त देकर उसके बाद अपने घर लौटने की तैयारी की है। सो ये जो थे कुछ मीम्स और स्टेडियम के मनाजिर भी, बाय बाय इंडिया, ये कुछ मन चले शायकीन जो है ना वो यहाँ पे लेके खड़े हुए थे प्लाकार्ड्स। और जनाब ये तमाम आपको पता ही है जो टॉप 3 टीमें और उसके बाद इंडिया जो अपने आप को पहले से ही फाइनल में पहुंचाकर बैठा हुआ था। अब ये कोहली साहब, आई गेस संजय दत्त की ये तस्वीर के ऊपर इनकी शक्ल लगा के कहा गया है कि नामीबिया से मैच खेलना ज़रूरी है क्या। ये भी एक ज़बरदस्त मीम है जिसमें कह रहे हैं कि भाई हम काबुल जाते हुए आपको मुंबई उतार देंगे, क्योंकि इनकी दोस्ती के किस्से भी खासे मशहूर रहे हैं ना इस टूर्नामेंट में। अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया वाला मैच तो आपको याद ही होगा और उसके बाद जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चले थे वो भी सबके सामने ही हैं। सो एक मीम्स का तूफ़ान है जो सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है, बट आई गेस पाकिस्तानीज़ मेक द बेस्ट मीम्स। अच्छा, ये एयरपोर्ट का नाम ही चेंज कर दिया, सेमीफाइनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। सो दे गोइंग बैक होम। खैर, हमें फिर भी ग्राउंड रहना चाहिए, हमें अपनी परफॉर्मेंस पे कंसंट्रेट करने चाहिए और बहुत ज़्यादा मीम्स की तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जब तकब्बुर होता है और जब आप में इतनी ज़्यादा आकड़ होती है तो फिर उसका क्या नतीजा निकलता है। इसलिए हमें ग्राउंडेड रहते हुए, ज़मीन पर अपने कदम जमाते हुए अपने अगले मैचेस की तैयारी करनी चाहिए। सो वी गोना कॉन्सनट्रेट ऑन दैट। बात तो यही है कि हुकूमत का एक और साल गुजर रहा है, लेकिन बहरान है कि हुकूमत की जान नहीं छोड़ रहे। जब से आए हैं तब से कह रहे हैं कि बस ये 2 महीने मुश्किल हैं, ये 3 महीने मुश्किल हैं, आइंदा कभी नहीं होगा, हमने इस गलती से सीख लिया है। खैर, कभी गैस शॉर्टेज है, कभी पेट्रोल की किल्लत है, कभी महंगा आटा है, चीनी का बहरान है और ये तमाम मामलात हुकूमत के गले पड़ते चले जा रहे हैं। चीनी के मामले पर हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां आज से 1 साल पहले खड़े थे। वज़ीर आज़म इमरान खान पिछले साल चीनी बहरान पर क्या कहते थे, आप खुद ही सुन लीजिए, हम कुछ नहीं कह रहे। जिन लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके कीमतें ऊपर बढ़ा के पैसा बनाया है, ये मैं आप सबके सामने वादा करता हूं कि उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। रिपोर्ट आने वाली है और इंशाअल्लाह उन सारों को सजाएं हम देंगे। देख ही लें आप कितनों को सजाएं हुई हैं, आई एम श्योर आपको पता ही होगा कितनों को सजाएं हुई हैं। वज़ीर आज़म के इस ऐलान के ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद वज़ीर आज़म क्या कहते हैं वो भी आपके गोश-गुज़ार है। चीनी एकदम 140 रुपए पे पहुंच गए,
पता चला कि 3 शुगर मिल्स सिंध के अंदर जो चल रही थी उनको बंद कर दिया। उसकी वजह से यहां की जो शुगर मिल्स थी इन्होंने जखीरा अंदोजी करनी शुरू कर दी। मैंने चीफ सेक्रेटरी से पूछा, अगर ये जखीरा अंदोजी कर रहे हैं तो चीनी उठा के मार्केट में लेके आओ ताकि कीमत नीचे आए। पता चला जी जुलाई से ये शुगर मिल्स ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। अपने लॉ मिनिस्टर को और एडवोकेट जनरल को कहें कि फौरी तौर पे ये विकेट करें स्टे ऑर्डर। चीनी माफिया के खिलाफ तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट भी सामने आई। मुलव्विस अफराद को सजाएं देने के दावे भी हुए। चीनी हर सूरत 90 रुपए फी किलो फरोख्त करने का ऐलान भी सबको याद है, लेकिन आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई ना चीनी की कीमत पर काबू पाया जा सका। अब वजीर आजम फिर तावीलें पेश कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी भी जानता है कि चीनी कमीशन रिपोर्ट पर अमल होता तो आज चीनी 160 रुपए फी किलो ना बिक रही होती। और वजीर आजम साहब ने भरे मजमे में सैकड़ों लोगों के सामने ये कहा कि रिपोर्ट आने वाली है, इन सबको सजा होगी। उस बात पर अमल दरामद नहीं हुआ, ये बात आप जहन नशीन कर लें। वफाकी वजीर हम्माद अजहर मौजूदा चीनी बहरान की जिम्मेदारी सिंध की शुगर मिलों पर डाल रहे हैं। हम समझते हैं कि ये सिंध हुकूमत और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की जो सिंध जोन है उसका ये एक गठजोड़ है और ये वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक सियासी साजिश के ज़रिए किया गया। हमारे पास उन मिल्स के नाम भी हैं जिन्होंने अपने बॉयलर चलाए और फिर उन्होंने अपने बॉयलर्स को बंद किया। यानी पंजाब हुकूमत को ये हिदायत दे दी गई है कि इम्पोर्टेड चीनी जो है वो काफ़ी मकदार में है, सफिशेंट मकदार में है, उसको 90 रुपये जो है वो मुख्तलिफ स्टोर्स पे और ट्रक्स के ज़रिए पूरे पंजाब में जो है वो सेल किया जाए। 15 नवंबर तक जो नहीं चलेंगी, जो मुकर्ररा वक्त उनको दिया गया है, तो उसके बाद कानून अपनी हरकत में आएगा। वज़ीर आज़म को कल प्राइस कंट्रोल पर इजलास में बताया गया कि इस वक्त मुल्क में वाफिर मकदार में चीनी मौजूद है, लेकिन ऐसा है तो फिर कीमत पर कंट्रोल करना किसका काम है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुक्म तो दे दिया है चीनी का जितना भी स्टॉक है मार्केट में लाया जाए, मगर आवाम को तो ऐसे उसी वक्त सर्टनली यकीन आएगा जब ऐसा होगा। और ये दावे और बातें तो आवाम पहले भी कई दफ़ा सुन चुके हैं। फिर दूध की प्राइस विच इज़ स्ट्रिक्टली प्रोविंशियल सब्जेक्ट, ऑल्दो उस पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, वो महंगा हो गया है। अगर आपके घर 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो आप लिटरली बच्चों का दूध और चाय का अपना ख़र्चा दूध का अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इतना दूध बढ़ चुका है। और दूध और चीनी के इस्तेमाल वाली चीज़ें में फिर एवरीथिंग हैज़ बिकम एक्सपेंसिव। और दूध इसलिए महंगा है क्योंकि डेयरी फार्मर्स से बात करें तो वो कहते हैं फीड इतनी ज़्यादा महंगी है, फिर डीजल का ख़र्चा है, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है तो फिर हर चीज़ की कीमत बढ़ती है। सो वो कहते हैं हम नुकसान पे कैसे दूध बेचना शुरू कर दें, नहीं तो फिर दूध नहीं पता नहीं क्या जहर ही आएगा अगर जो इससे कम कीमत पे होगा, क्योंकि ऑलरेडी उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। भाई पाकिस्तान में भी सिनेमा खुल गए हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। वैसे अभी मेरा तो इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही कोई भी पाकिस्तानी फिल्म आए विच इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ देम इज़ ड्यू इन दिस मंथ, तो हम ज़रूर जाके देखेंगे और आपको बताएंगे कि इतने सालों बाद सिनेमा जाकर कैसा एक्सपीरियंस रहा। टॉकिंग अबाउट क्रिकेट अगेन, आपको पता है इंडिया जो है वो अब वापस आई गेस पहुंचने वाला होगा या पहुंच गया होगा, लेकिन इंडियन मीडिया के तज्ज़िये और तबसरे बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं। बड़े दिन से, कुछ दिन से इनफैक्ट जब से इंडिया सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हुआ है उसे एंजॉय भी कर रहे हैं। और आईपीएल पर एक्चुअली नाज करने वालों को आईपीएल ही ले डूबी। अब ये उन तज्ज़ियों और तबसरों का लुब्बे-लुबाब भी है सॉर्ट ऑफ। वर्ल्ड कप T20 टूर्नामेंट से पहले ही आईपीएल में अपनी सारी तवानाई खर्च करने को भारतीय कोच रवि शास्त्री ने T20 वर्ल्ड कप पे भारतीय टीम की बदतरीन कारकर्दगी की बेसिक रीज़न जो है करार दिया है। भाई खुद भी ड्रेन नज़र आ रहे होते थे ग्राउंड में मैचेस के दौरान, और अब उन्होंने कहा है कि ये लड़के थक चुके हैं ज़हनी और जिस्मानी तौर पर। आईपीएल का जो प्रेशर था वो भी ज़ाहिर है 6 महीने से एक बायोसिक्योर बबल में है। ऑल्दो पहला मैच इंडिया पाकिस्तान का तो शुरू में हो गया, उसके बाद 7-8 दिन का गैप था इंडिया के सेकंड मैच में, और इसीलिए था क्योंकि वो आईपीएल खेलते हुए आ रहे थे। खैर, रवि शास्त्री के अलावा साबिक भारतीय खिलाड़ियों समेत इंडियन मीडिया ने भी भारतीय टीम की खराब कारकर्दगी को आड़े हाथों लेते हुए आईपीएल ही को वजह करार दिया और आखिरी मैच में भारतीय टीम ने नामीबिया को 9 विकेटों से कस दी है। ये रवि शास्त्री साहब तो अब कह रहे हैं, लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने 2012 में ही एक्चुअली इसकी सॉर्ट ऑफ प्रेडिक्शन कर दी थी कि बैलेंस इज द की। उन्होंने बता दिया था कि अगर ये आईपीएल को अपने सरों पर हावी करेंगे तो फिर यही होगा जो हुआ। And so India has to decide, should it go this way, massive crowds, 2020, all the glamour,
Bollywood, lot of money. I did not, in 21 years of international cricket, I did not make as much money as a mediocre player does in IPL in one season. But it's not, and by the way, there's a lot of envy too. And this is, I think players should make as much. Before me, people even made less money than I did. So what? But your cricket should not suffer. You must have balance. सो ये मशवरा हम पहले भी खान साहब का सुनवा चुके हैं, लेकिन एक मरतबा फिर रवि शास्त्री साहब ने कहा तो हमें बात याद आ गई इमरान खान साहब की। टूर्नामेंट के अख्ताम से पहले ही बाय द वे राहुल द्रविड़ को भारतीय टीम के लिए नया कोच नामजद कर दिया गया, तो इससे भी कहते हैं जी इम्पैक्ट हुआ। इसके साथ साथ मोस्ट लाइकली अब कोहली वुड नॉट बी द कैप्टन एनी मोर फॉर द T20 फॉर्मेट, और रोहित शर्मा, ये बातें की जा रही हैं कि वो अब इस टीम को लीड करेंगे। खैर अभी हम आगे बढ़ेंगे एंड वी आर गोना टॉक अबाउट अदर थिंग्स अराउंड अस। तहरीक लब्बैक पर आयद पाबंदी ख़त्म होने के बाद वज़ीराबाद में 11 रोज़ बाद एक्चुअली मामूलात ज़िंदगी नॉर्मलाइज होने लगे हैं, और ये जो मुजाहिरीन हैं, जो धरना दिए, जो पड़ाव डाले बैठे थे, ये वापस जाना शुरू हो गए हैं। इनफैक्ट अभी भी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुआ है, जुज़वी तौर पर यह सिलसिला बहाल हुआ है, और अभी वहाँ क्या सूरत हाल है ये बताएंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट राना अंसर। ओवर टू यू अंसर। जी हम इस वक्त वज़ीराबाद शहर में मौजूद हैं, जहां 11 रोज़ बाद आज ज़िंदगी दोबारा अपने मामूल पर वापस लौट रही है। शहर में ज़िंदगी की रौनकें दोबारा नज़र आ रही हैं। तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू किया, जो वज़ीराबाद पहुंचकर धरने में तब्दील हो गया। 11 रोज़ कारकुनान वज़ीराबाद शहर में बैठे रहे। मुसलसल उनके यहाँ पड़ाव के बाइस सबसे ज़्यादा सफ़र इस इलाके के लोगों ने किया। यहाँ के मकीनों ने मुश्किलात का सामना किया। कई रोज़ तक शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद रहे। GT रोड को यहाँ से बंद किया गया। इंटरनेट सर्विस शहर में मुसलसल मुअत्तल रही। तालीमी इदारे बंद रहे और पुलिस स्टेशन पर भी ताले लगे रहे। कारकुनान गुज़िश्ता शाम यहाँ से वापस चले गए, जिसके बाद आज वज़ीराबाद शहर में एक नया दिन है। शहरियों ने सुख का सांस लिया है। वज़ीराबाद के पास GT रोड की एक साइड जो बंद थी, रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली, मामूलात ज़िंदगी बहाल होने लगे हैं। और मुजाहिरीन ने जो है उर्दू वाला सफ़र शुरू कर दिया, और अंसर हमें बता रहे थे कि इस इलाके के लोगों ने अंग्रेज़ी वाला बहुत सफ़र किया है। अब भाई हमारे ज़माने में तो स्कूल्स में प्रोग्राम होते थे, क्योंकि आज जो है बड़ा ही अहम और ख़ास दिन है। आज है 9 नवंबर, और 9 नवंबर की अहमियत यह है कि पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज में पैदाइश है 144th, और इस सिलसिले में मुल्क भर में पर्टिकुलरली तालीमी इदारों में जो बहुत सी तकरीबात होती हैं उनका अहतमाम किया जा रहा है। कुछ अदबी नशस्तों का अहतमाम किया गया है, और हमारे पास भी इस सिलसिले में कुछ आपसे शेयर करने के लिए ख़ास है। सो वी गोना बी डूइंग दैट इज़ वेल इन द शो। इसके अलावा कुछ क्रिकेट की बात होगी, कुछ जो हमारी दीगर मसाइल हैं, और एक अहम नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग जो कल हुई है, जिसमें बहुत से अहम मामला डिस्कस हुए हैं। पर्टिकुलरली कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो जंगबंदी वाली बात है उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। This sounded beautiful, this sounded different। और अल्लामा इकबाल का आपको पता है उनका गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, मुझे क्योंकि इस गाने में नज़र आ रही थी वीडियो, ऐसा लग रहा है कि वहीं पे शूट की गई है। अल्लामा इकबाल की भी दरसगाह रही है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, और वहाँ पे अभी तक उनका जो ओल्ड हॉस्टल में कमरा है जहाँ पर वो रिहाइश पजीर रहे हैं, वो भी जब मैं पढ़ता था उधर तब तक तो था। आई वंडर कि आई एम श्योर अभी भी होगा, खैर प्रिजर्व किया हुआ है उन्होंने। अभी हम आगे बढ़ेंगे, और हम आपको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की T20 टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस है ना, इसका अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला जारी है। ख़ास तौर पर अभी तक वो जो भारत वाला मैच है ना, वो पता नहीं क्यों हमारा दिल ही नहीं करता कि वो हमारे जहन से निकले। बस दिल चाहते हैं उसकी हाइलाइट्स देखते रहें, उसकी एक्सटेसी में ज़िंदा रहें। शायकीन भूल नहीं पा रहे हैं, और क्यों भूलें भाई। अभी जो लास्ट मैच हुआ है ना हमारा स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़, उसमें शायकीन ने शाहीन आफरीदी को बाउंड्री के करीब देखा, और फिर बस फरमाइशें शुरू हो गई। ठीक है, अब जब फरमाइशें शुरू हुई तो अब शाहीन भी माशाल्लाह अदाकार थे, हमें पता ही नहीं था। इसमें देख के पता लगा, पहले रोहित की आवाज़ें लगाई, एज इन शाहीन ने किस तरह से रोहित को आउट किया था वो उन्होंने करके दिखाया। सो दिस वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग, सो वेरी क्यूट मोमेंट। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ते हैं और हम बताते हैं कि कल क्या हुआ। पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बड़ा ही अहम इजलास हुआ बाय द वे, और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो और दीगर जो सियासी पार्टियों के रहनुमा हैं वो भी इसमें शरीक थे।
कौमी मफाद के मामला डिस्कस हो रहे थे, लेकिन वज़ीर आज़म इस अहम बैठक से गायब थे। इजलास में सूबाई वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर आर्मी चीफ, DGISI भी शरीक हुए। सियासी क़यादत को अस्करी हुक्काम की तरफ से कौमी सलामती के इशूज़ पर ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म को कौमी सलामती के इजलास में ना आना भी मौजूए बहस रहा, लेकिन नून लीग के ख्वाजा साद रफ़ीक ने तनकीद करते हुए कहा कि इजलास में सियासी क़यादत और सीनियर फ़ौजी हुक्काम मौजूद थे, वज़ीर आज़म गायब थे। कौमी सलामती से अहम मामला कौन सा हो सकता है? बहरहाल वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बताया कि इजलास में ज़्यादातर अफगानिस्तान और कलअदम TTP से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई। अफगानिस्तान की सूरत हाल है और TTP है, बस यही सारी जेर बहस रही और इसके अलावा मोस्टली 6 घंटे इसी पे बहस रही। शहबाज शरीफ ने इसमें हिस्सा लिया, बिलावल ने लिया। सो बड़ी लंबी सवाल और जवाब की महफिल हुई, खुलकर बातें की गई। 2 नुक्तों के गिर्द घूमते रही सारी सूरत हाल, तालिबान, अफगानिस्तान और TTP। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कलअदम TTP से मुज़ाकरात की तफसीलात अवाम के सामने रख दी। मुज़ाकरात की शुरुआत हो चुकी है। एक मुआहदे के तहत हुकूमत पाकिस्तान और तरीके तालिबान पाकिस्तान मुकम्मल सीज़ फायर के ऊपर आमादा हो चुके हैं। जो मुज़ाकरात तरीके तालिबान पाकिस्तान से हो रहे हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत होंगे। मुज़ाकरात की पेशरफ्त को सामने रखते हुए सीज़ फायर यानी फायर बंदी में तोसी होती जाएगी। इन मुज़ाकरात में अफ़गानिस्तान की अथॉरिटीज़ यानी जो अबूरी हुकूमत है उन्होंने सहूलतकार का किरदार अदा किया है। ये सूरत हाल रही। पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो ने कलअदम TTP से मुज़ाकरात की सख्ती से मुखालफत कर दी। उनका कहना था कि मामले को पार्लियामेंट में लाना चाहिए था। कौन होते हैं वज़ीर आज़म इस तरह के मुआहदे करने वाले? मुज़ाकरात करने पे उस पर मैंने पहले भी तनकीद की, आज भी तनकीद करूँगा कि जहाँ किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, कोई कंसेंसस पैदा नहीं हुआ, जिसने हमारे फ़ौजी सिपाहियों को शहीद किए, हमारे कौमी क़यादत को शहीद किए, हमारे APS के बच्चे को शहीद किए, ये कौन होते हैं कि अपने तौर पे ये फैसला करना, किसी से इंगेज करना। हम समझते हैं कि जो भी पॉलिसी हो, पाकिस्तान का जो भी पॉलिसी होगा वो पार्लियामान मंजूरी देगा, वो कंसेंसस से बनेगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की अलग से भी मुलाकात हुई, जिसमें हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका एहतजाज का फैसला भी किया गया। पार्लियामान में जितनी भी पाकिस्तान भर की पॉलिटिकल पार्टीज़ की नुमाइंदगी है, आज उन तमाम पार्टीज़ के लीडर्स और अकाबरीन की अभी मीटिंग ख़त्म हुई है। ये तय पाया है कि पार्लियामान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर हम महंगाई के ख़िलाफ़ यकसुई के साथ, यूनिटी के साथ हम पार्लियामान में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। इजलास में हुकूमत इत्तेहादी MQM ने भी शिकवा किया कि अगर TLP से पाबंदी उठ सकती है, TTP से मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो MQM की अपनी शिकायत भी एक अहम मामला है। TLP के मामले को देखा जाए, कलअदम तंजीम पहले थी, अब नहीं है। MQM ने बेसिकली कहा है कि जनाब इनके भी दफातर खोलने की इन्हें इजाज़त दी जाए और सारा मामला भी सेटल किया जाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। एहसन साहब, कल पार्लियामानी कमेटी का इजलास बज़ाहिर बड़े अच्छे माहौल में हुआ। पीपल्स पार्टी ने तो खैर कलअदम TTP से मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी है। आप अपोजिशन की बहस से सबसे बड़ी जमात, आपकी क्या राय है? कलअदम TTP से बातचीत होनी चाहिए या नहीं? देखिए, जो कल कौमी सलामती पर ब्रीफिंग हुई है उसमें कौमी क़यादत के सामने सिक्योरिटी सिचुएशन का तजिया और जो मुख्तलिफ ऑप्शन हैं वो पेश की गई। वहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, उन्होंने भी और मुस्लिम लीग नून ने भी इसी मौक़िफ़ का इयादा किया कि जो भी हतमी पॉलिसी बननी है उसको पार्लियामेंट की मंजूरी से बनाया जाए। पार्लियामेंट के अंदर मुकम्मल तौर पे उसके जो तफसीलात हैं उससे अराकीन को एतमाद में लिया जाए और बहस के बाद जो भी इत्तफाक की राय हो उस पर पॉलिसी बनाई जाए। जो भी पॉलिसी पार्लियामेंट से अलहदा रख के बनाई जाएगी उसकी कामयाबी का कोई इम्कान नहीं है। लिहाजा हम खुद हैरान हैं
कि हुकूमत कैसे ये दावा कर रही है कि उसने कोई मुआहदा कर लिया है, जब तक कि उसने पार्लियामेंट को किसी मुआहदे की जुज़ियात से आगाह नहीं किया। सो आप कह रहे हैं पार्लियामेंट में मामला तय होना चाहिए, उसकी रूह से फिर मुआहदा होना चाहिए। अच्छा, ये TLP वाले मामले की हम बात करते हैं, उन पे से पाबंदी हटी और उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि दीगर जमातें जो कलअदम जमातें हैं वो भी सर उठाने लगी हैं। जैसा कि कल हमने देख लिया, कलअदम सिपा सहाबा समेत दीगर जमातों ने भी पाबंदी हटाने का मुतालबा कर दिया है। फिर खुद हुकूमत की अपनी इत्तेहादी MQM अपने कारकुनान की रिहाई और अपने दफातर खोलने और अपने आप को प्रॉपर्ली ऑपरेट करने देने का मुतालबा कर रही है। आप नहीं समझते ये TLP वाले एपिसोड से फिर एक रिवायत सी डल गई है और इस तरह हुकूमत ने एक दफ़ा जब सरेंडर कर दिया है एक प्रेशर ग्रुप के सामने, तो उसके लिए इसके अलावा बाकियों के सामने सरेंडर ना करने का क्या चाह रहा है? देखिए, जब भी खुफिया मुआहदे किए जाएंगे और कौमी क़यादत को और मुंतखब ऐवान को बेखबर रख के एकतरफा मुआहदे किए जाएंगे तो उसके यही नताइज निकलेंगे। जब भी कोई हुकूमत की सतह पे पॉलिसी फैसला होता है तो ये फ़र्ज होता है पॉलिसी साज इदारों का और हुकूमत पर अहम ओहदों पे बराजमान अफराद का कि वो उस फैसले के आने वाले वक्त पे या मुख्तलिफ जो असरात हैं उनका पूरा जायज़ा लें और इदराक रखें। लेकिन अगर आप एक बहरान से निकलने के लिए कोई जल्दबाजी में उजलत में फैसला करेंगे और उसके बाद फिर 10 और वैसे बहरान पैदा हो जाएंगे तो वो एक अच्छा फैसला नहीं होगा। और जो कुछ अब मुतालबात हमें सुनाई दे रहे हैं ये नेचुरल क्रॉलरी है, ये उसका एक मंतकी आउटकम है। जो हुकूमत ने जिस तर्ज का मुआहदा किया, अगर आप किसी एक ग्रोह के साथ वैसा मुआहदा करेंगे तो बिलाशुबा जो दीगर ग्रोह हैं जिन्हें आपने कलअदम करार दिया है वो भी ऐसा मुतालबा उठाएंगे और वो उसके दलील के तौर पे उसे इस्तेमाल करेंगे। एहसन साहब, अब कल के इजलास की बात कर लें। कौमी सलामती के इजलास के बाद बिलावल भुट्टो साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई। अब PDM ने तो अपने एहतजाज का प्लान पेश कर दिया है। बताइएगा, पीपल्स पार्टी क्या दोबारा से PDM का पार्ट हो सकती है? इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी? क्या कोई दावत दी गई है? और क्या वो जो लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है लाहौर टू इस्लामाबाद, क्या वो लोग उसमें हिस्सा लेंगे, शरीक होंगे? और अगर आप हैं ही साथ मौजूद, अगर कोई तारीख दे सकें इस लॉन्ग मार्च की। तो आज की मीटिंग बहुत शाइन थी चूँकि अपोजिशन की तमाम मरकजी क़यादत इसमें शरीक हुई और वहाँ फैसला किया गया कि हुकूमत के जो भी गैर आइनी इक़दाम हैं इनका पार्लियामेंट की सतह पे और कानूनी प्लेटफॉर्म्स की सतह पे मुश्तरका तौर पे मुकाबला किया जाएगा। अपोजिशन की तहरीक एहतजाज की आगे बढ़ रही है, अगरचे पीपल्स पार्टी PDM में नहीं है लेकिन वो खुद से अवामी एहतजाज के प्रोग्राम कर रही है। इसी तरह जमात इस्लामी और दीगर अपोजिशन की जमातें भी अवाम की मुश्किलात के पेश नज़र इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि जो ये मरहला आगे जाएगा अपोजिशन का एहतजाज खुद ब खुद इकट्ठा हो जाएगा। चलें जी, लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका हसन इकबाल साहब, आपने वक्त दिया। अभी आगे बढ़ेंगे और भाई दोबारा से हम हर थोड़ी देर बाद क्रिकेट की बात करते हैं, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू गेट ओवर दिस कि हम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वी हैव अ सेमीफाइनल लाइंग अहेड और फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐलान किया है कि वो अगले साल मार्च अप्रैल में आई गेस आएंगे पाकिस्तान और फिर इंग्लैंड के कुछ एग्जीक्यूटिव्स भी आ रहे हैं और इंग्लैंड का दौरा मनसूख करना और न्यूजीलैंड का यहाँ से वापस चले जाना भी हमें नहीं भूला है। मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुश्ताक भाई, अनाउंस कर दिया है ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम भेज रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आपको कैसा लग रहा है कि ये जो हमारी परफॉर्मेंस रही है इसकी वजह से एक मोमेंटम बना है और फिर मुस्बत खबरें, फिर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के कुछ एग्जीक्यूटिव्स भी पाकिस्तान आ रहे हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस कर दिया। हमारी इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस का कितना बड़ा किरदार रहा है इन सारी डेवलपमेंट्स में? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पाकिस्तान की क्रिकेट की परफॉर्मेंस जो है। क्रिकेट जब आपकी तगड़ी होती है, देखा ना पूरी दुनिया में जब पाकिस्तान खेल रहा होता है तो पूरी दुनिया पाकिस्तान की सपोर्ट करती है। 92 का जब हम वर्ल्ड कप फाइनल खेले थे, इफ़ यू रिमेंबर कि 92 का वर्ल्ड कप के फाइनल में 87,000 ऑफिशियल अटेंडेंस थी उस वक्त, सब पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे ऑलमोस्ट। इसकी वजह पता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बहुत पसंद किया जाता है, पाकिस्तान के ब्रांड को, क्रिकेटर्स को बहुत पसंद किया जाता है। इसलिए जो पाकिस्तान, PCB को भी इसका क्रेडिट देना चाहिए। उसकी रीज़न पता है क्या है कि जो इंसिडेंट हुए, न्यूजीलैंड जैसे छोड़ के गई, इंग्लैंड ने पुल आउट कर लिया, इसके जो PCB ने जो पॉलिसीज़ इख्तियार की थी, कम्युनिकेशन बढ़ाई थी उनके साथ, उसकी वजह से ये इन्होंने टूर किया। और ये पाकिस्तान फैंस के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन बात है, पाकिस्तान क्रिकेटर के लिए बड़ी खुशाइन बात है। उसकी रीज़न पता क्या है कि पाकिस्तान के जो यूथ है ना, वो अपने हीरोज़ को अपनी आंखों के सामने ग्राउंडों में खेलते देखेंगे और यहाँ से फिर हीरो निकलते हैं, क्योंकि यही पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त ज़रूरत है कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आए,
इंटरनेशनल और बड़ी टीमें आएँ, ताकि हमारी यूथ अपने हीरोज़ को अपनी आंखों के सामने खेलते हुए देख सके। बिल्कुल, इसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। अच्छा, आप इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ भी मुंसलिक रहे हैं मुश्ताक भाई, तो आप बताइएगा, एक तो हमारी परफॉर्मेंस है, इंग्लिश चीफ अगर आ रहे हैं तो पाकिस्तान में कितने चांसेस आपको लगते हैं कि इंग्लिश टीम दौरा करे पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड भी प्रॉब्ली अपने फैसले पर रिव्यू करे? आर देयर एनी पॉसिबिलिटीज़, डू यू थिंक सो? बहुत, अब तो ब्राइट चांसेस आ गए। टूर करने का मतलब पता है क्या? ट्रैवलिंग करने का मतलब, मुलाकात करने का मतलब, यहाँ पे आने का मतलब 70% जॉब इज़ डन। इस सिर्फ अब थोड़ा सा उन्होंने शेड्यूल करना होता है, कम्युनिकेशन करनी होती है कि जी कौन सी विंडो आपके पास ओपन है जिसके ऊपर आके हम क्रिकेट खेल सकते हैं। बाकी जैसे मैं इनके साथ 6 साल कोचिंग की है, मुझे पता है, अल्लाह का शुक्र है, अभी हुआ तो नहीं है, कोरोना की वजह से ये कैंसिल हो गया। हम एक्सचेंजिंग प्रोग्राम भी कर रहे हैं काउंटीज़ के साथ, जो हमें यूथ हमारी वहाँ जाएगी, उनकी यूथ यहाँ पर आके हमारे कोचेस से ट्रेनिंग कराएगी। तो ये काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। और उनका चेयरमैन का, ECB के चेयरमैन का यहाँ ना 70% इस जॉब इज़ डन ऑलमोस्ट। अच्छा चलें, अब ये डेवलपमेंट्स पे तो बात हो गई, ये मैच की बात कर लेते हैं। 11 वाले ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा सेमीफाइनल में है टाकरा। क्या टिप्स हैं, क्या आप मशवरा देंगे कौमी टीम को? देखिए, बड़े मैच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नर्व का। जिसका जितना गुर्दा और दिल बड़ा होता है ना, वो उतना ही कामयाब होता है। इसके साथ साथ जो प्रोसेस है ना, ये क्वेश्चन आपने अच्छा किया है। प्रोसेस का ये है कि आप जिस ब्रांड को खेलते आ रहे हो उसको ज़्यादा चेंज ना करो। बड़े मैच में जितनी सिंपल चीज़ें हम करेंगे उतना ही ज़्यादा कामयाब होंगे। अगर ज़्यादा अफरा तफरी मचाने की कोशिश की, आउट ऑफ द बॉक्स ज़्यादा निकलने की कोशिश की, तो उससे फिर हम कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। तो आई थिंक माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि जितना बड़ा मैच होता है उतनी चीज़ों को सिंपल करते हैं, अपने प्रोसेस को याद करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को याद रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कम फोकस होना चाहिए। यहाँ के मैनेजमेंट का बड़ा रोल होता है, क्योंकि प्लेयरों के ऊपर से प्रेशर आपने ऑफ करके उनको बताना होता है कि जो पिछले 5 मैच आप जीत के आए हो, जिस ब्रांड क्रिकेट खेल के आए हो, जैसा ब्रांड क्रिकेट आप खेल के आए हो, उसको कंटिन्यू करो। जब ये प्लेयर ऐसे करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास बहुत चांस है कि हम ऑस्ट्रेलिया को मार सकते हैं। ये है कि वो बहुत ही कोई अनहोनी चीज़ करने की कोशिश ना करें कि सामने ऑस्ट्रेलिया है, जिस तरह जितनी चीज़ों को सिंपल रखेंगे, जिस तरह से पहले 5 मैच जीतने आए हैं, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करें, इंशाल्लाह ये मैच भी जीत जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका मुश्ताक अहमद साहब, आपने वक्त दिया। भाई, आज 9 नवंबर है और अल्लामा इकबाल का 144वां यौम पैदाइश है। इस मौके पर शायर मशरिक़ को हम खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं और इसी मुनासिबत से हमने कुछ मेहमानों को भी मदऊ किया हुआ है। और जनाब, हम इस बारे में सर्टनली बात करेंगे किस तरह का पाकिस्तान और किस तरह का अलग वतन अल्लामा इकबाल पाकिस्तानियों के लिए या फिर मुसलमानों के लिए देखना चाहते थे। हम हर साल ये दिन मनाते हैं और इसका एक ही मकसद होता है कि इस बात पर गौर करें कि अल्लामा इकबाल किस किस्म का पाकिस्तान चाहते थे और एक कौम की हैसियत से हमें कैसे होना चाहिए, दुनिया में हमारी इज़्ज़त और वक़ार कैसे बुलंद हो सकता है। और इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा इकबाल काउंसिल के चेयरमैन जुल्फ़िकार चीमा साहब। उनको खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपने वक्त दिया। चीमा साहब, आज के दिन की मुनासिबत से कुछ बताइएगा कि हमारे इर्द गिर्द जो आप सूरत हाल देखते हैं, बहैसियत कौम हमारी, बहैसियत रियासत या बहैसियत जमहूरियत, क्या ये तमाम चीज़ें अल्लामा इकबाल साहब के विजन के मुताबिक आपको नज़र आती हैं या उनके विजन से कोसों दूर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो शायर मशरिक़ और मुफ़क्किर पाकिस्तान के बारे में एक आध बात मैं करूँगा। जी सर। कि आलमी सतह के राइटर और थिंकर और फ़िलासफ़र ये समझते हैं कि मुफ़क्किर पाकिस्तान होना अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी का एक पहलू है, वरना वो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए कुदरत का एक अजीम अतिया और एक अजीम तोहफ़ा था, क्योंकि उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों को बेदार किया और उनमें जज्बा हुर्रियत से उन्हें सरशार किया। एक वलवला ताज़ा दिया मैंने दिलों को, लाहौर से ताखा के बुखारा और समरकंद। इकबाल ने हमें हुर्रियत का, आज़ादी का, खुददारी का, खुद मुख्तारी का और खुद इन्सारी का रास्ता दिखाया। बड़े दुख की बात है कि हमने उसको फरामोश कर दिया और अपने लिए फिर ग़ुलामी का, एहसास कमतरी का, मिस्कीनी का और मोहताजी का रास्ता पसंद कर लिया। ये बड़े दुख की बात है। देखें, इकबाल के पैगामात तो बेशुमार हैं, लेकिन मैं मुख्तसर वक्त में 3-4
चीज़ों पर बड़ी मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा। जी सर। इकबाल के पैगाम के या इकबाल की फ़िक्र या फ़लसफ़े के 3-4 कंपोनेंट्स बहुत नुमायाँ हैं। सबसे पहली बात स्ट्रॉन्ग फेथ, यकीन मुहकम। इकबाल कहते हैं कि आपका अपनी कॉज और अपनी आइडियोलॉजी पर ईमान और यकीन गैर मुतज़लज़ल होना चाहिए, और अगर आपका यकीन और ईमान गैर मुतज़लज़ल होगा तो ये आपको जिब्रील जैसी कुव्वत अता कर देगा, जो अल्लाह ताला के सबसे ताकतवर फरिश्ते हैं। जब इस संगारा खाकी में होता है यकीन पैदा, तो कर लेता है ये बालो परे रूहुल अमी पैदा। दूसरी बात जिस पर इकबाल का बहुत ज़्यादा जोर है वो है कंटिन्यू स्ट्रगल, जिद्दोजहद मुसलसल, जिद्दोजहद मुसलसल। बेशुमार इकबाल के शेर हैं, नज़में हैं, ये तगापुए दमादम ज़िंदगी की है दलील, और जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो ज़िंदगी। और फिर कहते हैं इसी कशाकश पे हमसे ज़िंदा हैं अक़वाम, यही है राज तबो ताब मिल्लत अरबी। ये इसी में सीक्रेट है जो मुसलमानों ने जो तरक्की हासिल की, कशाकश पहम। और इकबाल किस हद तक जाते हैं जिद्दोजहद के लिए, वो कहते हैं कि तुम अपने वसाइल की परवाह मत करो, वसाइल की कामयाबी से बेनियाज होकर जिद्दोजहद करो। इकबाल का एक कमाल का शेर है, अगर यक कतरा खूंदारी अगर मुश्ते परेदारी, बयामन बातु आमोज़म तरीके शाहबाजी रा। कि अगर तुम्हारे पास जिसमें सिर्फ खून का एक कतरा बचा है और सिर्फ मुट्ठी भर पर बच गए हैं, तो मेरे पास ले आओ, मैं तुम्हें शाहीन की तरह उड़ने का तरीका सिखा दूंगा। तो ये है इकबाल का पैगाम। फिर इकबाल के यहाँ उम्मीद, ऑप्टिमिज्म, यानी बदतरीन हालात में भी इकबाल मुसलमानों को उम्मीद का पैगाम देते रहे, रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुनाते रहे। आज से देखें 100 साल पहले मुसलमान बदतरीन पस्ती और पसमानदगी का शिकार थे, और वो कौम तो नहीं थे, एक क्राउड था जिसके पास ना मंजिल थी, ना रास्ता, ना कोई लीडर। उस वक्त इकबाल उठे और इकबाल ने इस क्राउड को एक जिंदा और ताबिंदा कौम में तब्दील कर दिया। और इकबाल ही थे जिसने उस वक्त, जबकि मगरबी तहजीब का इतना सख्त सैलाब था जिसके आगे सब कुछ बह रहा था, हत्ता के ईमान और एतकाद भी, मगर इकबाल मज़ाहम हुए और इकबाल ने मुसलमानों का इस्लामी तशख़्ख़ुस और तहजीबी शनाख्त को बचा लिया। और तमाम लोग, बड़े बड़े स्कॉलर और उलमा मानते हैं कि ये मौजज़ा अल्लामा इकबाल के अलावा कोई और सरंजाम नहीं दे सकता था। और इकबाल ने मुसलमानों को उम्मीद दिलाई। मुसलमान अगर आए कि देखें तुर्कों पर, हमारे तुर्क भाइयों पर किस तरह मसाइब का पहाड़ टूट पड़ा है, तो इकबाल ने उन्हें हौसला दिया कि अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम है कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। तुर्कों पर टूटने वाले गम को इकबाल ने सितारों की कुर्बानियों से मुशाबत दी कि जिस तरह हज़ारों सितारे अपनी जान कुर्बान करते हैं तो उसके बाद सहर तुलू होती है। चीमा साहब, इसी तरह अब जब हम 100 साल पहले मुसलमानों की हालत इज़ार का तस्करा कर रहे हैं और आज के मुसलमान की हालत देख लें, या चलें मुसलमान की हालत ना देखें, खैर दुनिया में बहुत से ममालिक हैं जहां मुसलमान बड़े मुश्किल हालात में हैं, चाहे शाम हो और दीगर ममालिक हो, पाकिस्तान में भी आपके सामने है सूरत हाल। हम तो मुफक्किर पाकिस्तान मानते हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल को। हम इकबाल की टीचिंग से आज की अपनी ज़िंदगी में क्या इम्प्लीमेंट करें, पर्टिकुलरली मुक़्तदर हल्के क्या करें हम ऐसा कि हम अल्लामा इकबाल के विजन के मुताबिक इस कौम और इस मुल्क को ढाल सकें? जी, आपने बहुत खूबसूरत बात की। देखें, इकबाल की तालीमात से सच्ची बात है कि मुसलमानों के और पाकिस्तान के इल विशर जो इस मुल्क को ना मजबूत देखना चाहते हैं, ना स्टेबल देखना चाहते हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की कि नई नस्ल की इकबाल तक रसाई ना हो, और उनकी कोशिशों से इस मुल्क, कितनी बदकिस्मती है, इस मुल्क के निसाब से इकबाल को निकाल दिया गया। देखें, इकबाल तो मुसलमानों को या नौजवानों को, उनका पूरा ज़ोर इस बात पर था
कि वो इल्म से अपना नाता जोड़ें, इल्म से और रिसर्च से। और वो समझते थे कि जब तक इल्म दोस्ती हमारी तरजीह अव्वल रही, हम तरक्की के औज कमाल तक रहे। जब हमने किताब फेंक दी, रिश्ता इल्म से तोड़ लिया, तो हम ज़िल्लत और ज़वाल की गहरी खाई में जा गिरे और हम इस मीरास की हिफाजत ना कर सके। यूरोपियन ले उड़े, ले गए तसलीस के फर्जंद मीरास खलील, खिश्ते बुनियाद कलीसा बन गई खाके हिजाज। इकबाल समझते थे कि हमारे नौजवान ज़्यादा वक्त लेबॉर्ट्रियों में गुजारें, रिसर्च करें, साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ें। ऐसा ना हो सका, इकबाल का ख्वाब पूरा ना हुआ और इकबाल नाराजगी की हालत में लोग सिर्फ एक सेकंड बड़ी जबरदस्त से हासिल गुफ्तगू आपसे हो गई है। और अब्दुल्ला साहब सिर्फ एक शेर सुन लीजिए जी प्लीज। हाँ, तो इकबाल मुसलमानों से पूछते रहे झंझोड़ कर कि किस तरह हुआ कुंद तेरा निश्तर तहकीक, होते नहीं क्यों तुझसे सितारों के जिगर चाक, मेहरो महवंजुम नहीं महकूम तेरे क्यों, क्यों तेरी निगाहों से लरसते नहीं अफलाक। यानी अगर तुम लेबॉर्ट्रियों में वक्त गुजारते, एक्सेल करते साइंस और टेक्नोलॉजी में, तो पूरी कायनात को मुसख्खर करते। ऐसा क्यों नहीं हो सका? क्यों तुमने अपने लेबॉर्ट्रियों पे ताले लगा दिए? तो ये इकबाल इस पर बड़े दिल गिरफ्तार होते थे। ये वो पैगाम है जो दोबारा नई नस्ल को देने की बहुत सी वजूहात हैं सर, आपको भी पता है, और बहुत सी नाकाबिले बयान वजूहात भी हैं इसकी। सर्टनली हमारे इर्द गिर्द जो हमें नज़र आता है उसमें अल्लामा इकबाल के पैगाम को दोबारा से पढ़ाने, बताने और इसकी तरवीज करने और इसका प्रचार करने की अशद ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका जुल्फ़िकार चीमा साहब। अल्लामा इकबाल काउंसिल के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम साथ साथ आपको मनाज़र भी ये दिखा रहे थे। अल्लामा इकबाल के मज़ार लाहौर से मनाज़र हैं जहाँ पर गाज़ की तब्लीगी की तकरीब भी हुई और पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गाज़ की जिम्मेदारियाँ संभाल ली हैं। ये सब ओह माय गॉड, व्हाट हैज़ हैपेंड टू लाहौर का मौसम, ये तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। धुंध और स्मॉग और ये सारा कुछ जो है वो आपको पता ही है ना। कल भी लाहौर पहले नंबर पर था आलूदा तरीन शहरों में, खैर आज दूसरे नंबर पर है। सो आप देख भी सकते हैं कि क्या सूरत है।